हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में कल का जो क्वेश्चन है साइंस का, जो कि हिंदी में पूछा गया है, उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आंसर को देखेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये जो है ये सेट डी का है। ठीक है, ये सेट डी का है। सभी सेट में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस उसका जो नंबरिंग होता है वो अलग अलग होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये निर्देश दिया गया है परीक्षार्थी के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है। ठीक है, हार जीत शीर्षक कविता जो है वह निम्न में से किसकी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी की कविता है हार जीत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, तो वह भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है कविता का नायक प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। उसका जो नायक है, ठीक है, वह कहाँ का रहने वाला है, भिलाई छत्तीसगढ़। अगर आप लोगों ने हमारे गद्य खंड और काव्य खंड का जो संपूर्ण वन शॉट एक वीडियो दिया गया था उसे देखे होइएगा, तो उसमें इन सभी क्वेश्चनों को दिया गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से कराया गया है इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, काव्य खंड और संपूर्ण खंड का, काव्य खंड और गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड और काव्य खंड का, गद्य खंड का एक वीडियो और काव्य खंड का एक वीडियो कराया गया था, जिसमें वन शॉट सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। हरचरना किस कविता का पात्र है। ठीक है, हरचरना कौन है, एक आम आदमी है। ठीक है, तो वह किस कविता का पात्र है, तो वह अधिनायक का पात्र है। ठीक है, किस कविता का पात्र है, अधिनायक का पात्र है, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर सहाय जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अधिनायक। हरचरना एक आम आदमी का प्रतिनिधि है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि जहाँ भी आप लास्ट में एक देखें, ठीक है, जहाँ भी आप लास्ट में एक देखें तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जन जन का चेहरा एक। यहाँ भी क्या है, लास्ट में एक है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, ये जो पंक्ति है दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह जो है यह जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध की यह कविता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने जब काव्य खंड का किया था एक संपूर्ण वीडियो, ठीक है, संपूर्ण काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव, तो उसमें हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और वो सभी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जामों में। ठीक है, तो देखते हैं कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो कवियों के कवि जो है वह शमशेर बहादुर सिंह कहे जाते हैं, और इनकी जो कविता है उषा, वह हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह पुराना माल है। ठीक है, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है। ठीक है, यह पुराना माल है, माल क्या है, माल है संज्ञा। ठीक है, माल क्या है, माल है संज्ञा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण की परिभाषा में कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण से यह स्पष्ट ही होता है ऐसा। तो इस वाक्य में पुराना क्या है, पुराना यह विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, विशेषण। पुराना क्या है, विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है के लिए शब्द क्या है। तो जो बहुत बोलता है उसे बाचाल कहा जाता है। ठीक है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, बाचाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो पुरुष अभिनय करे के लिए क्या एक शब्द होगा, अभिनेता। ठीक है, और जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए अभिनेत्री। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं आगे। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अगर रूट की बात करें तो रूट का जो खंड होता है वह सार्थक नहीं होता है। ठीक है, यौगिक का दोनों खंड क्या होता है, सार्थक होता है। और योग रूट, ठीक है, योग रूट रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ के अगर हम 2 खंड करते हैं, जैसे कि रूढ़ का एक एग्जाम्पल है पानी, तो पा जोर नी। ठीक है, पा जोर नी, ये क्या है,
दोनों खंड सार्थक नहीं है, ठीक है। अगर दो खंड कर दिए तो यह एक सार्थक खंड नहीं हुआ। यौगिक, यौगिक अगर ले हम यौगिक का एग्जाम्पल, जैसे कि घुड़सवार, ठीक है, जैसे कि घुड़सवार, तो ये क्या है, दोनों जो है विद्यालय, ठीक है, विद्यालय तो विद्या जो रालय, तो दोनों खंड जो है वह क्या है, वह सार्थक होता है इसमें यौगिक में, ठीक है। योग रूट जो होता है वह अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ धारण करता है, जैसे कि हम बोल दिए लंबोदर, ठीक है। तो लंबोदर कहने से लंबा उदर जिसका, तो एक प्रकार से एक सामान्य अर्थ है, लेकिन यह विशेष अर्थ धारण करता है, तो ये गणेश भगवान का नाम है लंबोदर, ठीक है। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यौगिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। जिस पर विश्वास किया जा सके तो क्या होगा, विश्वसनीय। हम लोग आवेदन भी लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, आपका विश्वसनीय, ठीक है। तो ये क्या होगा, विश्वसनीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, विश्वसनीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हैं वह रचना से आए हैं, ठीक है। और हमने सभी चैप्टर्स के रचनाएं को बार बार देखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया था तो चैप्टर बाई चैप्टर जो हुआ था, 13 चैप्टर का जो हम लोगों ने एक संपूर्ण गद्य खंड में किया था, उसमें हम लोगों ने सभी चैप्टर्स के रचनाकार का नाम देख लिया है, ठीक है। रचनाकार के नामों को हम लोगों ने देखा है। तो यह आप लोगों से अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होगा सभी क्वेश्चन। देखते हैं अगला, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है, जो कि वे अपने प्रिय मित्र सुखदेव को लिखे थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है जूठन, और वह उनकी आत्मकथा है, ठीक है। जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बातचीत। बातचीत क्या है, ललित निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जायसी की रचना निम्न में से कौन है। देखिए, जायसी की रचना क्या हो जाएगी, करवक, ठीक है। अगर छप्य की बात करें तो छप्य नाभादास, ठीक है, कबीर भूषण और ऊषा शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। ऊषा के जो लेखक है, रचनाकार है, वह कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, करबक, ठीक है। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है वो निम्न में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पुत्र वियोग उनकी कविता है, ठीक है। अपने पुत्र के आकस्मिक निधन पर, असामयिक निधन पे उन्होंने इस कविता को लिखा है, ठीक है। और यह जो कविता है पुत्र वियोग, यह मुकुल का एक अंश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता निम्न में से कौन है, ठीक है। भूषण की कविता निम्न में से कौन है, कबीर है, ठीक है। छप्य की बात करें तो नाभादास, ठीक है। उषा की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, हार जीत तो अशोक वाजपेयी, ठीक है। अगला है, रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है। देखिए, हमने कहा था कि आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि अधिनायक के रचयिता कौन है या रघुवीर सहाय की रचना कौन है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया है कि रघुवीर सहाय की रचना कौन है, तो यह क्या हो जाएगा, अधिनायक, ठीक है। अधिनायक जो है ये इनकी रचना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है, तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में, और यह उनकी रचना जो है कामायनी कविता संग्रह है, ठीक है। एक महाकाव्य है, वहाँ से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। ये जो सभी क्वेश्चन है वो हमारे काव्यखंड के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया जा चुका है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, ठीक है। तो किसमें है, रोज में है, ठीक है। रोज कहानी का पहले जो नाम था वो गैंग्रीन ही था, उसके बाद यह रोज पड़ा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द होगा, जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए यशस्वी, ठीक है। जिसने यश प्राप्त किया है उसे क्या कहते हैं, यशस्वी कहते हैं, ठीक है, यशस्वी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, यशस्वी। अगला है, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द, निरीक्षण जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निरीक्षक, ठीक है। और परीक्षा लेने वाला, परीक्षक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी जान शब्द कौन सा समास है। ठीक है, जब हम लोग समास पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों अर्थ, और इस एग्जाम्पल को भी देखा था, सेम इसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा था जी जान को ही। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा था कि दोनों अर्थ सार्थक हो, ठीक है, और बीच में हाइफन हो, योजक चिन्ह हो, तो वह कौन सा समास होगा, वह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, कमल नयन। कमल नयन शब्द कौन सा समास है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कमल नयन शब्द कौन सा समास है। तो यह कमल, ठीक है, कमल विशेषता बता रहा है, नयन, नयन जो है यह कमल के समान है। इसमें क्या है, विशेषण विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीवन शब्द कौन सा समास है। आजीवन शब्द कौन सा समास है। अभिभाव समास के आगे क्या आता है, हम लोगों ने देखा है जब समास हम लोग पढ़ रहे थे, काफ़ी डिटेल में इसे पढ़े थे, आ, प्रति, यथा, ये सब किसी शब्द के आगे रहे तो वह किस समास का उदाहरण होगा, तो वह अभिभाव का उदाहरण होगा। ठीक है, अभिभाव का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है। गुलाब का पौधा, गुलाब क्या है, गुलाब का पौधा संज्ञा है, तो यह संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है। कृपणता, ठीक है, कृपणता कौन सा संज्ञा होगा, यह भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यह एक भाव है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। तो भारतवर्ष कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, यह एक किसी विशेष देश का नाम है भारत। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कवि शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, कवि, कवि कहने से जितने भी कवि है उन सभी का बोध हो रहा है। ठीक है, अतः कवि शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा, कवि जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि कवि कहने से क्या होता है, दुनिया में जितने भी कवि हैं उन सभी का बोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है। झुंड कहने से क्या अर्थ होता है, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि झुंड, झुंड कहने से ऐसा लगता है कि कोई एक नहीं होगा, एक समूह में होगा। ठीक है, एक समूह, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगला है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। मेरा खोया हुआ खिलौना, यह जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा उनके पुत्र के असामयिक निधन पर लिखा गया पुत्र वियोग कविता से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह जो पंक्ति है यह गांव का घर से लिया गया है, और इसके जो कवि है वह ज्ञानेंद्रपति है। उन्होंने बताया है इस पंक्ति के माध्यम से कि पंचायती राज में अब पंच परमेश्वर खो गए हैं, अब लोगों को अदालत में जाना पड़ता है अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए, न्याय लेने के लिए। ठीक है, जिससे गांव के लोगों की हड्डियां जो है, रीढ़ जो है वह झुरझुरा सी गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गांव का घर, और इसके जो लेखक है, इसके जो कवि है वह कौन है, ज्ञानेंद्रपति जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह पंक्ति सूरदास के पद से है। ठीक है, किससे है, सूरदास के पद से, यह प्रथम पद से लिया गया है। ठीक है, यह जो पंक्ति है यह सूरदास का जो पद दिया गया है उसमें प्रथम और सेकंड दो पद है। ठीक है, तो उसमें प्रथम पद से यह लिया गया है। यह पंक्ति जो है इसमें माँ यशोदा जो है वह कृष्ण भगवान को जगा रही है कि हे ब्रजराज कुंवर जागिए, वह तरह तरह के संकेत दे रही है कि अब मुर्गे तमचुर जो है वह कोलाहल कर रहे हैं। ठीक है, तो बछड़े जो है वह गाय के पास गौशाला में रामती हुए दौड़ी चली जा रही है दूध पीने के लिए। तो यह जो क्वेश्चन है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो यह सूरदास के पद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नाम ले भरई उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तुलसीदास के पद से। ठीक है, हम लोग इसका ये भी किए हुए हैं, सप्रसंग व्याख्या करने में भी इस क्वेश्चन को देखे हुए हैं कि नाम ले भरई उदर एक प्रभु दास कहाई, कि आपका ही नाम लेकर के वो क्या कर रहा है, अपना पेट भर रहा है। ठीक है, यह तुलसीदास जी राम के प्रति अपनी भावना को दर्शा रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, बिश्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो बिश्नी जो है वह सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है, और सिपाही की माँ
अंडे की छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो है यह उसने कहा था कहानी की पात्रा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ठीक है। बजीरा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी, यह सब जो है यह सब उसने कहा था कहानी के पात्र है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था। ठीक है। और कहाँ से लाया गया था? तो छोटा नागपुर के पठार से लाया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उसने कहा था से है। ठीक है। यह उसने कहा था से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह जो पंक्ति है इसका हम लोगों ने प्रसंग व्याख्या करे जब हम 3 चैप्टर संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के प्रसंग व्याख्या करे को देख रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने इस पंक्ति का डिस्कस किया था। ठीक है। तो यह जयप्रकाश नारायण जी का कथन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। आंखों का तारा होना अर्थात प्रिय होना। ठीक है। कहते हैं ना कि वह अपनी माँ के आंखों का तारा है, अर्थात वह अपनी माँ के लिए बहुत प्रिय है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हंसी उड़ाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ है बड़ा कार्य करना। ठीक है। हम कभी व्यंग करते हैं किसी पे, अगर कोई कुछ ज़्यादा अपनी बड़प्पन कर रहा है तो कहते हैं अरे तुमने कोई ज़्यादा तीर नहीं मार लिया। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बड़ा कार्य करना। तुमने कोई बड़ा कार्य नहीं कर लिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बड़ा कार्य करना। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। दिल छोटा करने मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित होना। ठीक है। अगर सफलता प्राप्त करने पे भी कभी कभी अगर किसी को सफलता नहीं प्राप्त हो, असफलता प्राप्त हो जाती है, तो वह हतोत्साहित हो जाता है। ठीक है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हतोत्साहित करना। पुष्प होना, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प का पुष्पित। ठीक है। इतिहास का ऐतिहासिक, इसी प्रकार पुष्प का पुष्पित होता है। ठीक है। अगला है राष्ट्र शब्द का विशेषण, राष्ट्र से राष्ट्रीय। ठीक है। राष्ट्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। समाज शब्द का विशेषण सामाजिक। ठीक है। समाज से सामाजिक। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी इजी क्वेश्चन है। अगला है, ये क्या है? संधि के कितने प्रकार है? ठीक है। संधि को जब हम लोगों ने देखा था तो शुरू में ही देखा था कि संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। कौन कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा जो है वह कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है। तीसरा जो है वह कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है, इस वाक्य से ही लग रहा है कौन। ठीक है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। सर्वनाम के क्वेश्चनों में हम लोगों ने इसे भी देखा था कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, क्योंकि क्या बोल रहा है? कुछ खा लो। ठीक है। यह निश्चय है, क्या बोल रहा है खाने के लिए, यह निश्चय नहीं है। अगर इसी में रहे कि आम खा लो तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। और यह क्या है कि अनिश्चय, कुछ कुछ मतलब अनिश्चय। ठीक है। निश्चित नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद। तो हम लोगों ने संधि के वीडियो में इसे देखा है कि अगर विसर्ग आ जाए बीच में, ठीक है, दुह जोर साहस जो है, तो अगर विसर्ग आ जाता है तो यहाँ पे जो शब्द है, ठीक है, वह रिपीट कर देता है, यहाँ पे वह आधा रूप में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा दुस्साहस। ठीक है। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दुह जोर साहस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण तो अनुजोर एसन। ठीक है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुजोर एसन। ठीक है। ये ऊ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये न अन, ठीक है, इसमें से क्या निकल गया? ऊ निकल गया। ठीक है। और ये क्या है? ए है। ठीक है। और ये सन ऐसे ही लिख लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है यह ऊ जोड़ ए क्या बना देता है? व बना देता है। ठीक है। व बना देता है और इस पर ये आकार मिल जाता है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अनुजोड़ एशन। ठीक है। अन्वेषण।
अगले क्वेश्चन को देखिए, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। हमने क्या बोला था उपसर्ग में कि पीछे कोई, पीछे जैसे कि पीछे, ये पीछे हो गया, ठीक है, कोई सार्थक शब्द बचना चाहिए तभी आगे कोई उपसर्ग लगता है। लस्य एक सार्थक शब्द है, अतः आलस्य आ उपसर्ग इसमें होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए अज्ञान, इसमें क्या है ज्ञान, पीछे बच गया ज्ञान जो कि एक सार्थक शब्द है, तो इसका जो उपसर्ग होगा क्या होगा और, ठीक है। परलोक शब्द में उपसर्ग, लोक क्या है एक सार्थक शब्द है, इसमें आगे क्या लगा है पर, तो इसका जो पर होगा वह उपसर्ग होगा। क्लियर। तो अगला है जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए जुर्मा, जुर्मा कोई शब्द होता है क्या, नहीं, इसलिए ना इसका प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। हम लोग तोड़ते हैं इसको, जुर्म, जुर्म क्या है एक शब्द है, ठीक है, और इसमें आ की मात्रा है, जुर्मा है, जुर्माना है, ठीक है, आ और ना, ठीक है। तो जुर्म, जुर्म एक शब्द है, इसमें क्या लगा है पीछे से आना, ठीक है, जुर्म जोर आना, जुर्माना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आना प्रत्यय है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है, पंक, ठीक है, पंक मतलब कीचड़, और हर्षी की मात्रा है इसमें, हर्षी की मात्रा है ना, हर्षी की मात्रा और ल, तो इल, ठीक है, पंक जोड़ इल, तो इसका जो प्रत्यय होगा वह क्या हो जाएगा इल, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा इल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चमक, चमक शब्द क्या है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चमक शब्द क्या है। तो चमक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, ठीक है, चमक शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा स्त्रीलिंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, यात्रा शब्द क्या है, ठीक है, यात्रा शब्द क्या है, तो आपकी यात्रा कैसी हुई, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा कैसी हुई, तो यह क्या है, यह स्त्रीलिंग है, ठीक है, यात्रा कैसी है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कुहासा, कुहासा शब्द क्या है, ठीक है, कुहासा शब्द क्या है, तो कुहासा क्या है पुल्लिंग है, ठीक है, कुहासा छाया हुआ है, चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है, ठीक है, यह क्या है, यह पुल्लिंग है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, उषा है, ठीक है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अपने संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था गद्यखंड और काव्यखंड का, उसमें हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों को देखा है डायरेक्ट करके कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, उषा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के जो रचयिता है वह है कबीरदास, ठीक है, बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है, ठीक है। हमने कहा था कि आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में किसका कल्पित रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता वो क्या होता, शंकर और पार्वती का। और आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि यह किस प्रकार का रूप वर्णित है, तो कल्पित रूप, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कल्पित, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते समय किसने देखा था, तो पिताजी ने, ठीक है, पिताजी ने देखा था। और यह किस चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो उनका आत्मकथा है जूठन, ठीक है, उससे लिया गया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, ठीक है, मुन्नी, मुन्नी कौन है, बिश्नी की बेटी है, ठीक है, और उसका बिश्नी का जो बेटा है वह सिपाही में लड़ने गया हुआ है, ठीक है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने जाती है, ठीक है, चिट्ठी लेने जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, पानी मांगता है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है, तो वह पूंजी, ठीक है, वह पूंजीवादी से लड़ रहा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा पूंजीवादी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस, ठीक है। कामायनी किनका है, कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं
जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन है निम्न में से? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा है जय कृष्णमूर्ति जी की रचना। सभा शब्द क्या है? ठीक है, सभा शब्द क्या है? तो सभा जो है वह पुल्लिंग है। ठीक है, सभा जो है वह कैसा शब्द है? सॉरी, सभा जो है वह स्त्रीलिंग है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनल शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग। ठीक है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? चिरंजीवी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कनिष्क। कनिष्क शब्द का विलोम। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कनिष्क का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कनिष्क का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो इसमें विलोम पूछ दिया, तो विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ज्येष्ठ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन। स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? देखिए, स्वदेश। ठीक है, अगर इसका हम खंडन करें, संधि करें, संधि विच्छेद, तो स्व जोड़ देश। स्व मतलब क्या होता है? अपना। स्व मतलब क्या होता है? अपना। तो अपना देश। अगर इसके विलोम की बात करें तो पर मतलब क्या होता है? पराया, और देश मतलब दूसरे का देश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? परदेश। ठीक है, अगर देश रहता तो इसका जो विलोम होता वह क्या होता? विदेश। ठीक है, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन देश हो तो उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? विदेश। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? स्वदेश शब्द का विलोम, तो वह प्रदेश होगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति। उन्नति शब्द का विलोम होता है अवनति। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन। अधिकतम शब्द का विलोम न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम शब्द का विलोम न्यूनतम। ठीक है, अब आया उच्चारण स्थान से प्रश्न, जिसे हम लोगों ने अच्छे से देखा था उच्चारण स्थान को। तो देखते हैं 78 नंबर जो क्वेश्चन है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कंठ। ठीक है, अगला है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट किस वर्ग में आता है? ट वर्ग। ठीक है, क किस वर्ग में आता है? ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मूर्धा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। प फ व भ म। ठीक है, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, क्लियर। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा है। इसका तो एक स्पेशल खंड ही है उच्चारण स्थान, उसमें हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को देखा था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओ सदानेरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो ओ सदानेरा जो है वह निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। रामधारी सिद्धिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रह चुके हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? ठीक है, शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है? तो जय कृष्णमूर्ति के द्वारा। और यह है क्या? तो यह शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्र है, संभाषण है एक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि है? तो वो सगुणोपासक राम भक्त। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सगुणोपासक है लेकिन यह कृष्ण भक्त है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सगुणोपासक राम भक्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास जी को माना जाता है हिंदी का समन्वयवादी कवि। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। अपने लेखक में मोपांसा ने कैसे समाज के चाल चित्र को विपत्र किया है? तो बुजुर्गवा। ये हमारा जो बुक है उसके लास्ट में जो 3 चैप्टर है, ठीक है, 3 चैप्टर जो दिया गया है उसका ये प्रश्न है। ठीक है, किसका बटुआ वेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो बटुआ जो गिरा था वह किसका गिरा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मैत्र हुल्ब्रेक। ठीक है, मैत्र हुल्ब्रेक का बटुआ सड़क पर गिर गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जयसी जी की रचना है। ठीक है, जयसी जी की इंपॉर्टेंट रचना हम लोगों ने देखा था, कहरनामा, चित्ररेखा, ठीक है, पद्मावत, ये सब जो है ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना थी और इसी में से पूछा गया है चित्ररेखा किनकी रचना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कलर्क की मौत शीर्षक कहानी में कलर्क का क्या नाम है? तो इवान दमित्रिच चेख्याकोव
क्लर्क का नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में कौन रहे हैं? तो अशोक वाजपेयी जी। और इनकी कौन सी कविता हमारे पाठ्यपुस्तक में है? तो हार जीत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं रचता भी है, यह किसकी रचना है? ठीक है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह मलयज का है। और उनका जो डायरी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी जो है उससे यह प्रश्न लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह भगत सिंह का मानना है। और भगत सिंह किस चैप्टर के लेखक है? तो यह एक लेख और एक पत्र के लेखक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस पाठ के पात्र है? किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? तो गंडक नदी की जो चर्चा है वह ऊषदा नीरा में लिया गया है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मुक्तिबोध का पूरा नाम? गजानन मानव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन मानव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का पूरा नाम है। 96 नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? नारायणा जिद्दू। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? नारायणा जिद्दू। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? ठीक है, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? तो उदय प्रकाश की माता का नाम है गंगा देवी। ठीक है, उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? गंगा देवी। ठीक है, उदय प्रकाश रचित कौन सा पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में है? तो तिरिच। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? अमृतसर पंजाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। लास्ट है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? तो ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म स्थल जो है वह है गोड्डा झारखंड। ठीक है, गोड्डा झारखंड का जन्म स्थल है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। ठीक है, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव को भी। ठीक है, तो ये तो है निबंध। ठीक है, 8 मार्क्स में आता है निबंध। अगला है सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या की बात करें तो देखिए, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने किया है। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ठीक है, अगला है भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। और जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, यह जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है तुमुल कुलाल कलह में, उसी से लिया गया है। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है सप्रसंग व्याख्या करे में। चैप्टर बाय चैप्टर जब हम कर रहे थे तो इन सभी क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला है अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध किया हो। ठीक है, तो यह औपचारिक पत्र है जिसे हम लोगों ने तीनों प्रकार के पत्र को देखा है, औपचारिक, अनौपचारिक और शिकायती पत्र। ठीक है, और ये अनौपचारिक पत्र है अपने माता जी को जो लिखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से आपको 5 का आंसर देना था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? धांगर शब्द का क्या अर्थ है? डायरी क्या है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है? बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा है चैप्टर बाय चैप्टर जब हम 2 अंक स्तरीय प्रश्न और 5 अंक स्तरीय प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, कवि मुक्तिबोध, ये जन जन का चेहरा एक का क्वेश्चन है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो यह सूरदास का पद जो है उसमें हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अगला है 5 अंक स्तरीय प्रश्न। किन्हीं प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दें। हमने क्या कहा था कि सारांश जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट है 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए। तो इसमें अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखना है आपको, बातचीत शीर्षक का भी सारांश ही लिखना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन इसका भी सारांश लिखना है,
पेश की शीर्षक कहानी में कारमेन की भूमिका का वर्णन करें। ये आपको जो थर्ड 3 जो चैप्टर दिया गया है पीछे आपके पुस्तक में, उससे है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नदियों की वेदना का क्या कारण है, इसे भी हम लोगों ने देखा है। और दूसरे कर्बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। तो इन सभी क्वेश्चन में जो 4 है, ठीक है, ये भी सारांश से ही है, और ये ऊपर जो 3 है ये सारांश से। लगभग 4 प्रश्न जो आए हैं वह सारांश से ही आए हैं, और हम लोगों ने सभी चैप्टर का सारांश देख लिया है, ठीक है, देखा था। तो और इसमें बस 3 का आंसर देना रहता है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, ठीक है। तो संक्षेपण हम लोगों ने संक्षेपण के लिए एक विशेष वीडियो बनाया गया था, जिसमें आप लोगों ने संक्षेपण के नियम को देखा होगा और आराम से संक्षेपण को कर लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 12 के साइंस में जो भी हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पे डिस्कस किया। तो आशा ही नहीं, हमारा पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वह काफ़ी अच्छा गया होगा, और आपके कितने मार्क्स आए वो भी आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।